गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? नाइस। देखो, अपन को इस लेक्चर में पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि शॉर्ट डिस्टेंस है उसकी मेथड्स क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी मेथड्स क्या थी। अब यहाँ पर अपन को पढ़ना है कि शॉर्ट डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि सॉइल सॉल्यूशन से लेकर रूट के जाइलम तक वाटर आना है, तो वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो, इसके लिए एक दो चीजें अपन पहले ही जान ले, यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट करता है ना, तो वो कौन सा वाटर होता है। देखो, रेन से जो वाटर अर्थ पर गिरता है ना, ठीक है ना, रेनी वाटर हो गया वो। अब क्या पूरा का पूरा वाटर है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जो रेन का वाटर होता है उसका बहुत सारा पार्ट है वो रन करके बहकर पॉन्ड में चला जाएगा, लेक में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, सी में चला गया। इस वाटर को बोलते हैं अपन रनिंग वाटर, यानी कि रेन का वाटर है उसका मोस्टली पार्ट है वो रनिंग वाटर होता है, बहकर पॉन्ड में, लेक में, सी में चला जाएगा। ये वाटर प्लांट के काम में नहीं आता। अगली बात, अब बाकी जो वाटर बचा उसका कुछ पार्ट है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, वो वाटर भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। थोड़ी सी अमाउंट में जो वाटर बचता है ना, वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल के बीच में होता है, उसको बोलते हैं अपन कैपिलरी वाटर। क्या बोलेंगे? कैपिलरी वाटर। इस वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स किस वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं? कैपिलरी वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। समझ में आई बात आपकी? अब प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है? सीधा आंसर है कि सर रूट। बिल्कुल, रूट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, वो अलग अलग पार्ट मैं आपको यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। जब अपन रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, उनमें अपन ये जोन पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, रूट है उसका एक जोन होता है मैच्यूरेशन जोन। कौन सा जोन? मैच्यूरेशन जोन। और उस मैच्यूरेशन जोन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रूट हेयर क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो रूट का कौन सा पार्ट है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करता है? मैच्यूरेशन पार्ट एब्जॉर्प्शन करता है। तो अपन इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें अपन पढ़ेंगे कि रूट हेयर कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट के जाइलम तक पहुंचाता है। मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है, फिर रूट हेयर से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ वो रूट के जाइलम तक गया तो किस पाथ से गया, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन है उसके पाथ कौन कौन से हो सकते हैं। ये दो चीज पढ़ेंगे अपन यहां पर, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में दो चीजें पढ़े अपन, एक तो मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा पढ़े अपन पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके लिए अपन को एक चीज देखनी पड़ेगी, रूट देखनी पड़ेगी। सपोज करें अपन ये रूट है, इस रूट का मैं क्या कर लू? टीएस काट लू। क्या कर लिया मैंने? टीएस काट लिया। यहां पर ये मैच्यूरेशन जोन है और ये क्या हो गया? रूट हेयर है इसका, रूट हेयर। ठीक, इसका ये क्या? जाइलम है। सपोज कीजिए ये क्या हो गया? जाइलम हो गया। ठीक है, अब
रूट हेयर से लेकर यहां से लेकर जाइलम तक का जो बीच की ये जगह है ना, यहां पर बहुत सारी सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? एपिडर्मिस की लेयर होगी। किसकी? एपिडर्मिस की। इसके अंदर यहां तक होगा कॉर्टेक्स, फिर अंदर लेयर होगी एंडोडर्मिस, फिर अंदर लेयर होगी पेरीसाइकिल। समझ में आई बात आपके? फिर आएगा जाइलम। तो अपन यहां पर रूट का क्या कर ले, टीएस है उसका डायग्राम बनाना अपन को जरूरी है। तो मैं इसको, इस पार्ट को बड़ा करके इसका डायग्राम बना। ठीक है, देखो ये तो हो गई एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर की जो लेयर है वो हो गई कॉर्टेक्स। ये लेयर है वो कॉर्टेक्स है। इसके अंदर की जो लेयर है वो हो जाएगी एंडोडर्मिस। ये हो गई एंडोडर्मिस। इसके अंदर हो गया पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल। और ये हो गया जाइलम। क्या हो गया ये? जाइलम। ये सबसे बाहर एपिडर्मिस पर रूट हेयर, रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर। अब अपन को यह पढ़ना है सबसे पहले कि रूट हेयर है, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया और जाइलम तक पहुंचाया, किस मैकेनिज्म से पहुंचाया। उसके बाद रूट हेयर से किस पाथ से होता हुआ वाटर जाइलम तक जाएगा। मतलब दो चीजें पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन एंड पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो सबसे पहले पढ़े अपन मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। सपोज करो ये तो कौन सा पार्ट? रूट बनाया। अब प्लांट का ऊपर वाला पार्ट रह गया। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। इसकी मैकेनिज्म को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। कि एक तो प्लांट का जो एरियल पार्ट है, लीव्स है, वो क्या नहीं कर रही है, लीव्स से वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा है। तो लीव्स है उनमें वाटर की डेफिशिएंसी होगी क्या? नहीं होगी। उस कंडीशन में भी रूट है वो वाटर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा एब्जॉर्प्शन होता है, उसको बोलते हैं अपन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा वाटर एब्जॉर्प्शन वो होता है जिसमें एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट पर किसका वाटर है वो बाहर निकल जाए इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको बोलेंगे अपन ट्रांसपीरेशन। यानी कि एरियल पार्ट में डेफिशिएंसी हो जाए वाटर की, तो वो धीरे धीरे डेफिशिएंसी वो कहां तक पहुंचेगी? जाइलम तक पहुंचेगी। और जाइलम है वो किसका, यानी कि रूट तक पहुंचेगी। और रूट किसका एब्जॉर्प्शन करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। वो एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। कौन सा एब्जॉर्प्शन? पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म कितने टाइप की होगी इसकी? दो टाइप की होगी, एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन और सेकंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब देखिए कि ये क्या सॉइल सॉल्यूशन है। सॉइल
सॉल्यूशन। इस सॉइल सॉल्यूशन में क्या, H2O। अब सॉल्यूशन है तो H2O के साथ मिनरल्स भी होंगे कि नहीं होंगे, मिनरल्स भी होंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर सॉइल सॉल्यूशन है उसका ओपी कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो, कितना ओपी, 1 एटमॉस्फेयर। और रूट हेयर का सॉल्यूशन है, इसका ओपी कितना हो, 2 एटमॉस्फेयर हो, ठीक, समझ में आई बात आपकी। मतलब प्लांट का एरियल पार्ट है उसमें जब ट्रांसपीरेशन नहीं होता है तब भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उस वाटर एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे अपन एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और अगर प्लांट के एरियल पार्ट में ट्रांसपीरेशन होने से वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये डेफिशिएंसी धीरे धीरे रूट के जाइलम तक पहुंच जाती है और रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। इस एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे अपन पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन से टोटल कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब होता है, टोटल 4% वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन में कंडीशन देखो दो हो सकती है कि जब सोइल सॉल्यूशन है उसका ओपी कितना एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, और रूट हेयर का साइटोप्लाज्म है उसका ओपी कितना, 2 एटमॉस्फेयर हो। इस कंडीशन में वाटर एब्जॉर्ब हो, कैसे हो कि इसका ओपी कितना, 2 एटमॉस्फेयर हो, कितना 2, और इसका 1, तो ओपी किसका ज्यादा, रूट हेयर का ज्यादा, रूट हेयर का ओपी ज्यादा। ओपी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें ज्यादा, रूट हेयर में ज्यादा। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट रूट हेयर में ज्यादा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट रूट हेयर में क्या, कम, मतलब रूट हेयर में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो सोइल सॉल्यूशन से वाटर किस में चला गया, रूट हेयर में चला गया, ठीक। फिर रूट हेयर से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस से, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से जाइलम में चला गया। ऐसी जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिव बोलते हैं। और एक्टिव का भी कौन सा पार्ट, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हुआ ना, वाटर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक मेथड, ठीक है। दूसरी टेक्निक देखो क्या हो सकती है, इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा थी यहां कम थी, तो वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर चला गया, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दूसरा उल्टा कर दूं मैं, सपोज करो सोइल सॉल्यूशन है उसका ओपी कितना 2 और रूट हेयर है उसका ओपी कितना 1, ठीक है। तो सोइल सॉल्यूशन का ओपी ज्यादा है, यहां पर ओपी 1 है, यहां पर 2 है, तो सोइल सॉल्यूशन का ओपी ज्यादा है। इसका मतलब सोइल सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो सोइल सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, कंपेरेटिव रूट हेयर। तो रूट हेयर में वाटर ज्यादा है और सोइल सॉल्यूशन में वाटर कम है, तो क्या रूट हेयर से वाटर बाहर आ जाएगा, इस कंडीशन में क्या वाटर बाहर आता है, ऐसा कभी होता है क्या, कभी नहीं होता। इस कंडीशन में भी कि सोइल सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन कम हो और रूट हेयर में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उसके बावजूद भी रूट हेयर वाटर को क्या, रूट हेयर है वो वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। इसमें वाटर है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो क्या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं, नहीं हुआ ना। ये तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, उल्टा हो गया ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो ये टेक्निक है वो होगी नॉन ऑस्मोटिक, ठीक। इसमें वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गया, तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा, कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है ना, इनमें रेस्पिरेशन होगा और रेस्पिरेशन से यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी का यूज किसमें होगा, नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन में उस एटीपी का यूज होगा। क्लियर होगी क्या चीज आपकी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकंड क्या है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन मैंने क्या बताया कि यहां पर टोटल कितना परसेंट, 4%। तो पैसिव मेथड से कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब होता है,
96% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अब पैसिव में क्या होता है, देखो प्लांट है उसका एरियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एरियल पार्ट। और प्लांट के एरियल पार्ट में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां का एरियल पार्ट है, वहां से वाटर है वो इन फॉर्म ऑफ वेपर है, वो बाहर निकल गया, उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो एरियल पार्ट में लीफ में वाटर की डेफिशिएंसी होगी, तो पीछे वाले पार्ट से वाटर कहां चला गया? लीफ में चला गया। स्टेम में डेफिशिएंसी होगी, स्टेम धीरे धीरे ये डेफिशिएंसी रूट के जाइलम तक हो जाती है, और रूट में वाटर की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी। ठीक, वाटर की डेफिशिएंसी रूट में होगी, तो रूट है वो वाटर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। इसको कौन सी मेथड बोलेंगे अपन? पैसिव मेथड बोलेंगे। ठीक, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, अब अपन पढ़े पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कि रूट हेयर से जाइलम तक जो वाटर पहुंचा, एपिडर्मिस से, फिर कॉर्टेक्स से, फिर एंडोडर्मिस से, फिर पेरिसाइकिल से, फिर जाइलम में, मतलब इसका पाथ क्या होगा? किस रास्ते से होकर ये वाटर जाइलम तक जाएगा? पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। यहां तक चीज समझ में आई क्या आपके? मैकेनिज्म थी, दो थी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मेथड जब एरियल पार्ट में ट्रांसपीरेशन नहीं होता है तब, पैसिव मेथड जब एरियल पार्ट में ट्रांसपीरेशन होता है तब। एक्टिव से कितना वाटर एब्जॉर्प्शन? 4%। पैसिव से कितना वाटर एब्जॉर्प्शन? 96%। एक्टिव की भी कितनी मेथड है? दो मेथड है, ऑस्मोटिक और दूसरी नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक में क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। नॉन ऑस्मोटिक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो ये दोनों मेथड एक्टिव की है। तो अगर कॉमनली अपन ये बोलना चाहें कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्या, तो अपन का आंसर क्या होगा? हाँ, होती है, क्योंकि नॉन ऑस्मोटिक मेथड में होती है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक मेथड में क्या था कि सॉइल सॉल्यूशन का ओपी कितना था? 2 था, और रूट हेयर का ओपी कितना था? 1 था। ओपी इसका तो ज्यादा था, और सॉरी क्या नाम, हाँ सॉरी, इसका रूट है सॉइल सॉल्यूशन है, उसका ओपी कितना था? 1। सॉरी, ऑस्मोटिक में इसका ओपी कितना था? 1, और इसका ओपी कितना था? 2 था। तो ओपी कितना था? ज्यादा यहाँ पर। तो सोल्यूट कंसेंट्रेशन रूट हेयर में ज्यादा, तो सोलवेंट रूट हेयर में कम, वाटर कम, तो सॉइल सॉल्यूशन से वाटर कहां चला गया? रूट हेयर में चला गया। ऑस्मोटिक मेथड होगी। नॉन ऑस्मोटिक में उल्टा हो गया। सॉइल सॉल्यूशन का ओपी कितना? 2 एटमॉस्फेयर, और रूट हेयर का कितना? 1। तो यहां पर वाटर का, अब ओपी जहां पर जितना ज्यादा होगा, सोल्यूट जितना ज्यादा होगा, सोलवेंट उतना ही कम होगा, तो वाटर सॉइल सॉल्यूशन में कम, यहां पर वाटर ज्यादा, उसके बावजूद भी वाटर कहां जाएगा? रूट हेयर में जाएगा, यानी रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग थोड़ा ना हो रहा था। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएंगे? कॉर्टेक्स की सेल में रेस्पिरेशन होगा, और वो एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब अपन को पढ़ना है पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। पाथवे के लिए मुझे ये सभी सेल्स अलग अलग बनानी पड़ेंगी। ठीक, नाउ पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, देखो वही सेल बना रहा हूं मैं।
ये जाइलम तक की अलग अलग सेल हो गई, जैसे कि अपने डायग्राम में देखा था। ठीक, ये तो हो गई सेल वॉल, सेल वॉल। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी सेल, सबसे बाहर वाली, एपिडर्मिस। ये कौन सी सेल हो गई, कॉर्टेक्स। ये कौन सी सेल हो गई, एंडोडर्मिस। ये कौन सी सेल हो गई, पेरीसाइकिल। ये क्या हो गया, जाइलम हो गया। ठीक, अब देखो ये सेल एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स से। कौन से फाइबर्स, प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स से। इन प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या हो गए ये, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, ये हो गया रूट हेयर, रूट हेयर। ओके, अब देखो किस पाथ से होता हुआ यहां से वाटर जाइलम तक पहुंचे। ठीक, इसके लिए एक थ्योरी थी, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी दी थी ई मुंच ने। किन्होंने दी थी, ई मुंच ने दी थी ये थ्योरी। ठीक, अब अपन देखें पाथ, यानी कि सोइल सॉल्यूशन से H2O कहां आया, रूट हेयर में आया। वो चाहे एक्टिव मेथड से आया हो या फिर पैसिव मेथड से आया हो। मेथड तो ये मैकेनिज्म तो अपन पढ़ चुके हैं, एक्टिव कब होगी और पैसिव कब होगी। रूट हेयर में वाटर आ गया। अब रूट हेयर में जितना वाटर आया उसका कुछ वाटर कहां तक जाएगा कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस स्पेस से होता हुआ वाटर आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक, लेकिन एंडोडर्मिस उसकी वॉल पर यहां पर डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। और एक प्लेट बन जाती है, एक स्ट्रिप बन जाती है। उस स्ट्रिप को बोलते हैं केस्पेरियन स्ट्रिप। ये सुबेरिन है, वो वाटर के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। तो अब आगे वाटर इसको पास नहीं कर पाएगा। यहां से वाटर है वो कहां जाएगा, सेल के अंदर आ गया। ठीक, यहां पर जितना वाटर आया उस वाटर की कुछ अमाउंट है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच स्पेस से होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एंडोडर्मिस से आगे इस पाथ से वाटर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि एंडोडर्मिस पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाने से एक स्ट्रिप बन जाती है। उस स्ट्रिप को हम बोलते हैं केस्पेरियन स्ट्रिप। तो यहां से वाटर एंडोडर्मिस की सेल के अंदर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। इस पाथ को बोलते हैं अपन एपोप्लास्ट पाथ। कौन सा पाथ, एपोप्लास्ट पाथ। देखो एपोप्लास्ट पाथ, ये जो स्पेस होती है वॉल के और मेम्ब्रेन के बीच, ये स्पेस है वो नॉन लिविंग स्पेस है। यहां पर कोई लिविंग पार्ट काम कर ही नहीं रहा, इसलिए एपोप्लास्ट पाथ होता है वो कैसा है, नॉन लिविंग पाथ है। और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस पाथ के लिए। ठीक, फिर दूसरा देखो, यहां से कुछ वाटर की जो अमाउंट है वो कहां चली गई, सेल के अंदर चली गई। और प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए कॉर्टेक्स सेल में, कॉर्टेक्स सेल प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस है ना, इसकी वो सेल
जो जाइलम के सामने होती है, एंडोडर्मिस की वो सेल जो जाइलम के एकदम सामने होती है, उनको बोलते हैं पासेज सेल। कौन सी सेल बोलते हैं? पासेज सेल। तो एंडोडर्मिस की ये सेल पासेज सेल ही हो गई क्योंकि जाइलम के एकदम सामने। तो एंडोडर्मिस की पासेज सेल में प्लाज्मोडेस्माटा से वोटर आ गया, यहां से प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ वोटर कहां आ गया? पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से कहां चला गया? जाइलम में। ठीक है, यानी दूसरा पाथवे वोटर का मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और जाइलम में चला जाता है। इस पाथवे को बोलते हैं अपन, ये पाथवे होता है सिम्प्लास्ट। कौन सा पाथवे? सिम्प्लास्ट। लिविंग चीजें काम कर रही हैं तो लिविंग पाथ होगा, और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, समझ में आई बात आपके? फिर तीसरा, ये एनसीईआरटी है ना, उसमें ये दो ही पाथ दे रखे हैं, एपोप्लास्ट पाथ और सिम्प्लास्ट पाथ। लेकिन एक पाथ और होता है, यहां से वोटर, कुछ अमाउंट जो वोटर की बची वो प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं बल्कि सीधा ही सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से होता हुआ दूसरी सेल में चला जाए, सेल टू सेल आगे जाता जाए। इस पाथ को बोलते हैं वेक्यूलर पाथ। वेक्यूलर पाथ, ये भी लिविंग पाथ है, इसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो टोटल कितने पाथ हो गए? इसके 3 पाथ हो गए, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने पाथ हैं? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथ है, क्योंकि वेक्यूलर पाथ के थ्रू वाटर की जो फ्लो है वो बहुत ही कम होता है, इसको बहुत कम माना जाता है, तो ये दो ही पाथ माने जाते हैं। समझ में आ गई बात आपके? ये पाथ हो गए। ठीक है, देखें तो टोटल कितने हैं? 3 हैं। बट अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले टोटल कितने पाथ होते हैं तो आपका आंसर कितना होना है कि सर आपने तो 3 बताए। नहीं भाई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। और कितने पाथ दे रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? 2 पाथ दे रखे हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथ किस किस कहां से हो रहा था? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस से होता हुआ वाटर फ्लो हो रहा था। लेकिन एपोप्लास्ट पाथ है वो एंडोडर्मिस से आगे नहीं होगा, क्योंकि एंडोडर्मिस पर किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। और कौन सी स्ट्रिप बन जाती है? केस्पेरियन स्ट्रिप बन जाती है। ठीक है, ये नॉन लिविंग पाथ है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर दूसरा, यहां से वाटर सेल में आया, सेल से प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ अगली सेल में ऐसा पाथवे है, वो क्या होगा? सिम्प्लास्ट पाथ होगा, लिविंग पाथ है। ठीक है, सेल टू सेल हो रहा है, और इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहां ध्यान देने लायक एक चीज है कि एंडोडर्मिस की लेयर तो चल ही रही है, एंडोडर्मिस की लेयर, लेकिन ये किसके सामने है? जाइलम के सामने है। तो जाइलम के सामने की एंडोडर्मिस की जो सेल होती है ना, उनको बोलते हैं अपन पासेज सेल। तो पासेज सेल से होता हुआ वाटर है वो पेरिसाइकिल में जाएगा, और पेरिसाइकिल से जाइलम में जाएगा। तीसरा पाथ मैंने बताया वेक्यूलर पाथ, इसमें वाटर है वो प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं बल्कि एक सेल से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ अगली सेल में पहुंचेगा, ये होता है वेक्यूलर पाथ। ये भी लिविंग पाथ है, इसके लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट इससे वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ही कम होता है। तो 2 ही पाथ माने जाते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथ। समझ में आ गई चीज आपकी? कोई दिक्कत इसमें? चल, अब अपन यहां पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, ये चीज क्लियर हो गई ना? चल, आगे अगला टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन।
चलो, कौन कौन से फैक्टर वाटर एब्जॉर्प्शन है उसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से करते हैं? सोइल से करते हैं। कौन से वाटर को करते हैं? कैपिलरी वाटर को करते हैं। तो सोइल में जितना वाटर होगा प्लांट उतना वाटर तो एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि सोइल में अगर वाटर कम है तो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कम करेंगे, और सोइल में अगर वाटर ज्यादा है तो प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे। तो मतलब सबसे पहला फैक्टर तो है अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर। अवेलेबल वाटर, देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सोइल है, सोइल सोइल में वाटर की वो मिनिमम अमाउंट, सोइल में वाटर की वो मिनिमम अमाउंट कि वहां से प्लांट वाटर क्या कर सके, एब्जॉर्ब करके कर सके। सपोज करो मैंने सोइल में 15 ड्रॉप वाटर की डाल दी, 15 ड्रॉप वाटर की डाल दी, और इस 15 वाटर ड्रॉप की जो मिनिमम अमाउंट है इसको प्लांट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस मिनिमम अमाउंट को अपन, वाटर के अमाउंट को अपन बोलेंगे परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। तो सोइल में सबसे कम जो वाटर के अमाउंट है उसको बोले, इसको बोलेंगे अपन परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। ठीक, अब देखो इसमें मैं पानी डालता जाऊं डालता जाऊं डालता जाऊं डालता जाऊं डालता जाऊं तो सोइल में वाटर की अमाउंट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो सोइल में वाटर की वो मैक्सिमम अमाउंट जिस पर प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर सके, सोइल में वाटर की वो मैक्सिमम अमाउंट जिसको वाटर, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, उस वाटर की अमाउंट को, उस वाटर के अमाउंट को बोलेंगे अपन फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे उसको अपन। ठीक, अब अगर आप परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज से वाटर को इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, तो प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां वाटर की अमाउंट सोइल में मैक्सिमम हो जाएगी, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फील्ड कैपेसिटी बोल रहे हैं। अगर वाटर की अमाउंट आप इससे ज्यादा बढ़ा रहे हो, फील्ड कैपेसिटी से वाटर की अमाउंट सोइल में ज्यादा बढ़ा रहे हो, तब वाटर एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोइल में वाटर के अमाउंट फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा होने पर उस वाटर में एयर नहीं बचती, और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एयर होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी? तो इस कंडीशन में फील्ड कैपेसिटी से अगर वाटर ज्यादा हो तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इस सिचुएशन को बोलेंगे अपन वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। अगर फील्ड कैपेसिटी से सोइल में वाटर के अमाउंट ज्यादा हो तो उस सिचुएशन को बोलते हैं वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग की कंडीशन में वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर। समझ में आई चीज आपकी? चलो अगला है एयर। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। जिस सोइल का वाटर है उसमें एयर नहीं होती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और एयर कब नहीं होगी, कि जब वाटर की अमाउंट फील्ड कैपेसिटी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मतलब कौन सी सिचुएशन हो जाए, कौन सी कंडीशन हो जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए। अपन देखते हैं ना, भारी बरसात हो जाती है और खेत पूरे पानी से भर जाते हैं और वहां के पौधे हैं, प्लांट हैं, वो मुरझा जाएंगे। अपन देखते हैं यार पानी तो बहुत सारा है और प्लांट यहाँ के मुरझा क्यों गए, वो वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है और उससे प्लांट वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए वो प्लांट है वो मुरझा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें एयर नहीं है।
तो अगर एयर नहीं होगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, जिससे प्लांट है वो ड्राई हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। अगला है टेम्परेचर। देखो फेवरेबल टेम्परेचर कितना होता है, 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस पर वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इससे ज्यादा वो टेम्परेचर इंक्रीज करे या कम करे तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। फिर कंसेंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन या फिर मिनरल्स। कंसेंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन यानी कि सोइल में जो पानी है उसमें अपन मिनरल्स मिक्स करते जाए तो सोइल का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक हो गया तो सोइल सॉल्यूशन में वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाटर कंसेंट्रेशन। इससे वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, अपन खेत में जो प्लांट्स बोते हैं उनमें उसके बाद खाद का छिड़काव करते हैं, मेन्यूर्स डालते हैं, डालते हैं कि नहीं डालते, खाद डालते हैं अपन। खाद डालने के बाद अपन पानी देते हैं उन पौधों को। ऐसा क्यों होता है? अगर खाद डालने के बाद पौधों को पानी नहीं दें अपन तो पौधे मुरझा जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाद है, उसके जो मिनरल्स हैं वो सॉइल सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे और सॉइल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। वाटर कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, सॉइल सॉल्यूशन में कम हो जाएगी और प्लांट वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लांट हैं उनको अपन खाद डालते हैं, मैन्यूर देते हैं, उसके बाद पानी देना जरूरी हो जाता है ताकि वाटर कंसेंट्रेशन है वो पानी देने से इंक्रीज हो जाए और प्लांट वाटर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। क्लियर? ये टॉपिक अपन का कंप्लीट हो गया। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अपन ने कैसे ना कैसे करके, जैसे तैसे करके अपन ने वाटर को कहां तक पहुंचा दिया है, रूट के जाइलम तक पहुंचा दिया है। अब आगे का काम क्या है, रूट के जाइलम में जो वाटर पहुंचा है वो कहां तक पहुंच जाए, लीफ तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच जाए वो, लीफ तक पहुंच जाए। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई मेरे साइड से? ठीक है, अगर दिक्कत आए तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा गौर करके इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।